फर्स्ट क्वेश्चन, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी ए सीरीज आरसी सर्किट बिहेव्स एज ऑलमोस्ट प्योरली। ऑप्शन ए है रेसिस्टिव, ऑप्शन बी है इंडक्टिव, ऑप्शन सी है कैपेसिटिव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस आर और सी, ये आरसी सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू 1/ω/c होता है, और इसको हम आगे लिखे तो एक्स इक्वल टू 1/2πfc होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ़ का। तो एफ़ का वैल्यू यहाँ पे लो है, तो एफ़ का वैल्यू अगर लो होगा तो एक्स का वैल्यू जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर एफ़ का वैल्यू लो रखेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया आर की तुलना में, तो ये जो सर्किट कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो गया, तो ये सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कैपेसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट वेव थ्रू ए सर्किट एलिमेंट इज गिवन एज 30 डिग्री। द एसेंशियल कंडीशन इज डैट। ऑप्शन ए है बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है बोथ वेव्स हैव आइडेंटिकल पीक वैल्यू, ऑप्शन सी है बोथ वेव्स मस्ट हैव जीरो वैल्यू एट द सेम टाइम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि ये एक मैं फेजर डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर डिफरेंस है, यहाँ से अगर वोल्टेज ये है 30 डिग्री ऊपर और नीचे है ये 40 डिग्री, तो इसके बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। यानी 40 जोड़ 30, यानी कि टोटल जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। दूसरी तरह किसी एक ये सर्किट की बात कर रहा है जिसमें करेंट और वोल्टेज के बीच जो है फेज डिफरेंस वो टोटल 30 डिग्री है। 30 डिग्री ये फेज डिफरेंस हम लोग कब डिफाइन करते हैं, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं V1 इक्वल टू VM1 साइन ओमेगा टी प्लस 5/1, और दूसरा I2 इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा टी दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि ओमेगा दोनों में है, यहाँ अगर रहता 2 ओमेगा टी और एक जगह पे रहता ओमेगा टी, तो दोनों का हम लोग फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग फेज डिफरेंस दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि उसका क्या कंडीशन हो सकता है, तो कंडीशन यही हो सकता है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका सेम होगा, वोल्टेज और करंट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा बोथ वेव हैव मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इन सभी चीज़ों को अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट ऑप्शन ए है इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ इंडक्टेंस एंड इंक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड इंक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस। तो इससे पहले आपको इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला जो होता है वो L/R होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर L का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो टाइम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर R का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो टाइम कांस्टेंट घटेगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो टाइम कांस्टेंट जो होता है L/R होता है। तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस को
इंक्रीज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट घट जाएगा। तो आप ऑप्शन ए देखेंगे, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप ऑप्शन ए देख सकते हैं, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि यहाँ से देखेंगे आर/आर, तो इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, और आर का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो भी इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ऑप्शन में ए मैच कर रहा था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट लेमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू, ऑप्शन ए रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज हीट रेडिएशन, ऑप्शन बी है मेक असेंबली चीप एंड ईजियर, ऑप्शन डी है रिड्यूस सर्किट परमेबिलिटी। तो ये लेमिनेशन जो यूज किया जाता है, वो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। और अगर ट्रांसफार्मर में पूछा जाए कि सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील जो यूज किया जाता है वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, और लेमिनेशन जो यूज किया जाता है वो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे लेमिनेशन पूछा गया यूज क्यों किया जाता है, तो वो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट डैश फ्रीक्वेंसी द पैरेलल आरसी सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेसिस्टिव, ऑप्शन ए है लो, ऑप्शन बी है वेरी लो, ऑप्शन सी है हाई, ऑप्शन डी है वेरी हाई। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक आर और एल पैरेलल सर्किट है, तो ये कब रेसिस्टिव होगा, प्योरली रेसिस्टिव कब होगा, जब एक्सएल का वैल्यू हट जाए इससे, यानी कि करंट एक्सएल का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये करंट इसमें जीरो हो जाएगा, सारा करंट इसमें हो जाएगा। तो एक्सएल का वैल्यू अगर बहुत हाई हो जाए, यानी कि ये आप फिगर देख लीजिए, ये आर हो गया और ये एल हो गया, तो अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट जो होगा फुल्ली रेसिस्टिव हो जाएगा। तो इसको ओपन सर्किट करने के लिए इसका एक्स यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो बहुत हाई होना चाहिए, तो बहुत हाई होगा तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और सर्किट जो होगा रेसिस्टिव हो जाएगा। तो बहुत हाई होने के लिए एक्सी का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ओमेगा एल, एक्सएल का ओमेगा एल, एक्सएल यहाँ पे होगा, माफ कीजिएगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो ओमेगा एल का फार्मूला था 2πfl। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो 2πfl होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत हाई होगा तो एक्सएल का वैल्यू भी हाई होगा, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हाई होगा तो एक्सएल का वैल्यू भी हाई होगा, और एक्सएल का वैल्यू हाई होगा तो एक्सएल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और सर्किट जो होगा रेसिस्टिव हो जाएगा। तो एक्सएल का वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो वेरी हाई, यानी कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आरएल पैरेलल आरएल सर्किट बिहेव्स प्योरली रेसिस्टिव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज 4 पोल अल्टरनेटर हैज 48 स्टेटर स्लॉट कैरिंग ए 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ईच कॉइल ऑफ द वाइंडिंग इज इन शॉर्ट कॉर्डेड बाय 1 स्लॉट पिच, बाइंडिंग फैक्टर KW इज। तो बाइंडिंग फैक्टर यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो बाइंडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों का वैल्यू निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो फार्मूला होता है KD sin m β/2 बटे m sin β/2 होता है। और अगर पिच फैक्टर की बात करें हम लोग तो cos α/2 होता है KP। तो दोनों का वैल्यू आपको निकाल के दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आता है वो 0.9494 आता है। तो आपको इसका कैलकुलेशन कर लेना है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग एंड रीस्टोरिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, ऑप्शन ए है स्प्रिंग, ऑप्शन बी है ग्रेविटी, ऑप्शन सी है आइदर बाय स्प्रिंग और ग्रेविटी, ऑप्शन डी है नाइदर
बाय स्प्रिंग और नॉर बाय ग्रेविटी। तो रीस्टोरिंग या कंट्रोलिंग टॉर्क, जैसे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर को हम लोग फिर से रीडिंग लेने के बाद 0 पर आना होता है। तो पॉइंटर को फिर से 0 पर आना होता है रीडिंग लेने के बाद। तो ये जो होता है, जो इसके लिए टॉर्क आवश्यक होता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये या तो स्प्रिंग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और ग्रेविटी कंट्रोल के भी द्वारा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आइदर बाय स्प्रिंग और बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इन रिस्पॉन्स टू RST 7.5 interrupts the execution is transferred to the memory location। ऑप्शन ए है 000H, ऑप्शन बी है 002CH, ऑप्शन सी है 0034H, ऑप्शन डी है 003CH। तो ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5 है, सबसे पहले आपको इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और 56 को यानी 56 आ गया ये डेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में आपको, हेक्साडेसिमल नहीं ऑक्टल में, आपको हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो हेक्साडेसिमल में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये लगेगा 48, तो इधर बच गया 12, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 3 होगा, ये 3 बार में लगेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसका जो होगा 3 और 12 होगा। तो 3 या 12 को हम लोग जानते हैं C लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, तो यानी कि 3C हो जाएगा। तो 3C, इसके पहले हम लोग 2 0 लगा देंगे, तो 003CH, H यहाँ पे डिनोट कर रहा है हेक्साडेसिमल को। तो ये जो मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले इसका जो 7.5 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 56, और 56 ये जो है डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 66 को कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 7.5 इंटू 8 60 हो गया, 60 को हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बार में 48 हो जाएगा, शेषफल 12 हो जाएगा, तो यानी कि 312 हो जाएगा, यानी 3C हो जाएगा। और इसके पहले हम लोग 0 दे देंगे और H दे देंगे, यानी H डिनोट करेगा हेक्साडेसिमल को। तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन डी 003CH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस द मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। ऑप्शन है 1 एम्पियर DC, ऑप्शन बी है 1 एम्पियर 1 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 1 एम्पियर 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 20 एम्पियर DC। तो DC तो EMF इंड्यूस होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है -N/d∅/dt। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक का फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ज और दूसरा का फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ज। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी का जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, और हम लोग जानते हैं E इक्वल टू -N/d∅/dt, यानी जिसका टाइम कम होगा उससे EMF इंड्यूस ज़्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका ये कम हो जाएगा d∅/dt। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, और जिसका टाइम कम होगा उसका EMF ज़्यादा होगा, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका EMF ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 2 ऑप्शन हमारे पास था, एक हर्ट्ज और दूसरा था 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 100 का, इसलिए EMF जो इंड्यूस होगा वो 100 में ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस्ड इन कंडक्टर रोटेटिंग इन बाइपोलर फील्ड इज। तो EMF जो इंड्यूस होता है वो हमेशा AC होता है। DC अगर DC जनरेटर की बात करें तो उसमें भी EMF जो होता है
वो AC ही होता है, लेकिन कम्यूटेटर के द्वारा हम लोग उसको DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो EMF जो इंड्यूस होगा वो हमेशा AC होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ऑल फ्लक्स फ्रॉम द करेंट इन कॉइल 1 लिंक्स विद कॉइल 2 द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कॉइल है और ये एक दूसरा कॉइल है। इसका जो सारा फ्लक्स है इससे दूसरे फ्लक्स से लिंक कर रहा है, तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो फार्मूला होता है K = ∅2/∅1, और सारा फ्लक्स एक दूसरे से लिंक कर रहा है, तो ∅1 और ∅2 का वैल्यू दोनों सेम होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस समय क्योंकि सारा फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है परमेबिलिटी ऑफ कोर, ऑप्शन बी है द नंबर ऑफ देयर टर्न, ऑप्शन सी है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर कॉमन एरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये जो होता है म्यू नोट म्यू आर N1 N2 और L/A, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो इन सभी तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज सप्लाइड टू एन इनपुट ऑफ 5 वोल्ट। द सिस्टम हैज ए फॉरवर्ड वोल्टेज गेन ऑफ 1 एंड फीडबैक गेन ऑफ 1, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, CS/RS कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, GS/1 + GS/HS। तो इसी फार्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो CS का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और RS का वैल्यू यानी इनपुट वैल्यू 5 वोल्ट दिया हुआ है, यानी RS का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट, और GS का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 1 दिया हुआ है। GS और HS दोनों 1 दिया हुआ है। तो इसी फार्मूला से हम लोग CS का वैल्यू निकालेंगे। तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, CS का वैल्यू हो जाएगा RS × GS/1 + GS/HS। तो यहाँ पे आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। RS का वैल्यू है 5 गुने GS का वैल्यू 1/1 + 1 × 1, यानी 5/1 + 1, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी मिल रहा है, यानी 2.5 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश सिस्टम। ऑप्शन ए है फीडबैक सिस्टम, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट सिस्टम, ऑप्शन सी है जीरो सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो वैसा सिस्टम जिसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं जीरो इनफाइनाइट बस बार सिस्टम, यानी इनफाइनाइट बस बार सिस्टम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ मोबाइल चार्ज कैरियर ऑफ होल। ऑप्शन ए है निगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी है नो चार्ज, ऑप्शन सी है पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो होल जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते ही होंगे, ये निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। तो जिसमें पूछा गया है होल तो जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज। ऑप्शन ए है लार्जर, ऑप्शन बी है स्मॉलर, ऑप्शन सी है मीडियम, ऑप्शन डी है नॉट डिटरमाइंड। ये एक PN जंक्शन डायोड है। इसमें जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, P को यानी एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को, ये कैथोड होता है, इसको निगेटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड कंडीशन में बायसिंग कनेक्ट किया जाता है बैटरी के टर्मिनल से। तो इस कंडीशन में जो होता है, इसका जो यानी कि डिप्लेशन लेयर जो होता है उसका एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी थिकनेस जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर रिवर्स बायस में बात करें तो रिवर्स बायस में इसका डिप्लेशन लेयर का थिकनेस ज़्यादा होता है और रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और इसमें करंट का वैल्यू कम होता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है आप जान लीजिए। फॉरवर्ड बायस में थिकनेस जो होगा वो लो होगा,
रेसिस्टेंस भी लो होगा, करंट का वैल्यू हाई होगा। तो तीनों बात आपको याद रखना है, फॉरवर्ड बायस में भी, रिवर्स बायस में भी। तो इसमें पूछा गया है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रिफ्लेक्शन रेजर स्मॉलर होगा, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर डाई। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रेजेंट होते हैं सेमीकंडक्टर में, तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा और होल भी होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एनोड करंट इज 800 एम्पियर देन द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द GTO अबाउट। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 500 एम्पियर, ऑप्शन सी है 300 एम्पियर, ऑप्शन डी है 200 एम्पियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनोड करंट का वैल्यू दिया हुआ है, IA का वैल्यू दिया हुआ है 800 एम्पियर। तो इसको ऑफ करने के लिए कितना करंट की आवश्यकता होती है, तो इसको जो ऑफ करने के लिए यानी GTO को जो ऑफ करने के लिए करंट की आवश्यकता होती है वो एनोड करंट का 1/4 होता है। तो 1/4 इसका निकाल देना है, उतना है इसको ऑफ करने के लिए करंट की आवश्यकता होती है। तो 1/4 हम लोग कर लेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि 200 एम्पियर GTO को टर्न ऑफ करने के लिए आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 200 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल ऑफ हॉट वायर एमीटर इज। ऑप्शन ए है लीनियर, ऑप्शन बी है नॉन लीनियर, ऑप्शन सी है क्रैम्प्ड, ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट लीनियर। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IRMS करंट का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की IRMS के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए जो इसका जो स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है कम्यूटेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन सी है रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो डीमैग्नेटाइजिंग में क्या होता है, मेन फ्लक्स जो होता है वो कम हो जाता है, और फ्लक्स और EMF जो इंड्यूस होता है वो भी डिपेंड करता है फ्लक्स पर। फ्लक्स कम हो जाने के कारण EMF भी इंड्यूस कम होता है और टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन की क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो मेन फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है और टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे ट्रिक और अपलोड कर दिए हैं। तो आप अगर अभी तक ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला वीडियो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो SSC ने अपना एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है और आप किस टॉपिक में कम स्कोर कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।